हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 9 जनवरी को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है पुल बैक फ्रॉम ब्रिंक। इसमें हम इंडिया मालदीव्स के रिलेशनशिप पे बात करेंगे, जो रीसेंट फॉल आउट हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, और जो हाइपर नेशनलिज्म हमें दोनों साइड से देखने को मिल रहा है, दोनों के जगह के लोगों से जो बाइकआउट शुरू हो गया है सोशल मीडिया, उस पर भी चर्चा करेंगे। कितना सही है ये इंडिया के लिए और मालदीव्स के लिए और दोनों के रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अंडरस्टैंडिंग द ईयू कार्बन बॉर्डर टैक्स। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे और इंडिया के पास क्या ऑप्शन है इस पर भी चर्चा करेंगे। लास्ट आर्टिकल है हमारा जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। 7 प्रोडक्ट को उड़ीसा के जीआई टैग दिया गया है। सातों प्रोडक्ट के बारे में चर्चा की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्री के पर्सपेक्टिव से, 2024 के पर्सपेक्टिव से, है ना। इसके नोट्स बना के ज़रूर रखें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है पुल बैक फ्रॉम ब्रिंक। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS to IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो आर्टिकल है वो इंडियन मालदीव्स रिलेशनशिप के ऊपर आया है। इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप 2024 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत हॉट टॉपिक है और आपको 100% 2024 की मेंस में दिख सकता है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। ये आर्टिकल में प्री लायक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जनरल आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप के ऊपर आ सकता है। तो इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप जो थीम है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर 2024 प्री एंड मीन्स पर्सपेक्टिव। ठीक है। बात करेंगे इंडियन मालदीव्स रिलेशनशिप की। हमने काफ़ी डिस्कशन किया है रिसेंट वीक में। 2013 का एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया था हमने रिसेंट वीक्स में अपने एडिटोरियल एनालिसिस में, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। जैसे हालात 2013 में थे वैसे हालात 2024 में भी हैं और दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी तनाव, स्ट्रेन और टेंशन देखने को मिल रही है। उसके रीज़न को भी समझेंगे। जब बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो बैकग्राउंड में समझ में आ जाएगा कि दोनों के जो रिलेशन है वो ख़राब क्यों रहे हैं और रीसेंट इवेंट क्या हुए हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक है। तो जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट 13 में हो रहे थे उसी तरह के डेवलपमेंट और सरकमस्टांसेस 2024 में भी हो रहे हैं। इसलिए सिमिलर क्वेश्चन जो PYQ में आया था, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, वो क्वेश्चन आपको दोबारा एज इट इज़ भी रिपीट हो सकता है और स्लाइटली चेंज करके भी मीन्स में पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ आप ये जो है थीम अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आर्टिकल शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है? 2013 से 18 के बीच में वहाँ मालदीव्स में जो प्रेसिडेंट चुने गए उनका नाम था अब्दुल्ला यामीन, और अब्दुल्ला यामीन का जो स्टैंड रहा है वो प्रो चाइना रहा है और टू द सम एक्सटेंट अगेंस्ट इंडिया रहा है। लेकिन इंडिया के रिलेशन जो है 2013 से 18 के बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होते, बहुत ज़्यादा लो पे नहीं आए थे। सो रिलेशन रहे थे। इंडिया का जो रिस्पांस था काफ़ी मेजर्ड रिस्पांस था और इंडिया जानता था मालदीव्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें 2018 से 23 के बीच में, तो यहाँ प्रेसिडेंट बने इब्राहिम सोली। उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया फर्स्ट थी और इनका जो स्टैंड था वो प्रो इंडिया था। नेक्स्ट अगर बात करें 2023 में दोबारा से इलेक्शन हुए और जो प्रेसिडेंट बने उनका जो कैंपेन था चुनावी वो क्या था? इंडिया आउट। और उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि इंडिया की जितनी भी फोर्सेस है उसे हम बाहर करेंगे अपने आइलैंड से, और लोगों ने उन्हें वोट भी दिया, डेमोक्रेटिक वे में वो जीते हैं। तो उनका जो उसके बाद जो उन्होंने काम शुरू किया है वो क्या है? इंडिया आउट को, मतलब इंडिया आउट जो कैंपेन उन्होंने चलाया था उसी को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और आर्म फोर्सेस और जो भी नेवी फोर्सेस है उन्हें इंडिया मालदीव छोड़ के जाने के लिए कहा गया है। ठीक है। तो ये यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई है। दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो स्ट्रेन होना शुरू हुए हैं, टेंशन बढ़ना शुरू हुई है। तो सिमिलर सर्कमस्टांसेस हैं। 2013 में अब्दुल्ला यामीन थे और जो अभी प्रेसिडेंट चुने गए हैं म्यूज़ू, उनके भी जो है स्टैंड बिल्कुल सिमिलर हैं और इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन ख़राब हो चुके हैं, थोड़े बहुत ख़राब हो चुके हैं, लेकिन उतने लो नहीं थे पहले 2013 से 18 के बीच में जितने अभी हमें लो दिख रहे हैं। अब जो रीसेंट इवेंट हुए हैं उसे समझ लेते हैं। शुरुआत कैसे हुई है इसकी? प्राइम मिनिस्टर मोदी की लक्षद्वीप में विज़िट थी। ठीक है। कहीं ना कहीं टाइमिंग पे सवाल उठाया जा सकता है कि टारगेट किया जा रहा था, कहीं ना कहीं ऐसा लोग बोल सकते हैं, है ना। क्वेश्चन उठाने वाले उठा सकते हैं, लेकिन अपने देश में घूमना और वहाँ के टूरिज़्म को प्रमोट करना गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। टाइमिंग पे सवाल उठा सकते हो लेकिन गलत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक। उन्हें पता था
कि इंडिया के लिए जो हेट है वहाँ के मिनिस्टर्स की, कोई ना कोई तो ट्वीट ज़रूर करेगा। ये तो पूरी जानकारी थी, इतने तो समझ थी। और अब 3 मिनिस्टर्स ने वहाँ के मोदी जी के अगेंस्ट में काफ़ी ख़राब ट्वीट किए, काफ़ी भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। और उसके बाद से दोनों तरफ से जो हाइपर नेशनलिज्म सोशल एक्टिविस्ट है ना, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया बुली हैं, वो लग गए हैं और अलग अलग कैंपेन देखने को मिल रहे हैं। इंडिया आउट से कैंपेन से शुरुआत हुई थी, अब मालदीव्स आउट चालू हो चुका है, बायकॉट मालदीव्स चालू हो चुका है। इंडिया के जो लोग हैं उन्हें कहा जा रहा है कि आप लोग मालदीव्स एज अ टूरिज़्म स्पॉट ना चुनें, लक्षद्वीप जाएं। और इसी जो है सीरीज़ में सारे ट्वीट और सारा सपोर्ट इंडिया की तरफ से देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से भी हमें हाइपर नेशनलिज्म देखने के लिए मिल रहा है और मालदीव्स की तरफ से भी हाइपर नेशनलिज्म देखने के लिए मिला है। तीनों मिनिस्टर्स को तुरंत ही जो है बाहर कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है उनके प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि अच्छी चीज़ है ना। अगर दिल्ली की रिस्पांस की बात करें, गवर्नमेंट के रिस्पांस की बात करें, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था रिस्पांस, और ऑब्वियस है, होना भी चाहिए। इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर को, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर को इतने ख़राब ट्वीट, इतनी ख़राब लैंग्वेज में आप नहीं बोल सकते। तो सरकार का रिस्पांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मेजर्ड था। अभी भी रिस्पांस काफ़ी मेजर्ड है। अगर हम देखें तो जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर्स हैं या फिर जो हमारे एक्सटर्नल सेक्रेटरी हैं, ये सारे लोगों का हमें जो रिस्पांस देखने के लिए मिल रहा है वो स्ट्रॉन्ग लेकिन मेजर्ड रिस्पांस देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे और सवाल हमें पूछना भी चाहिए। क्वेश्चन रेज्ड ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडिया का बिग ब्रदरली एटीट्यूड हमें देखने के लिए मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो 2015 में नेपाल में ब्लॉकेट किया गया था और नेपाल को बता दिए थे कि तुम्हारा हमारे बिना नहीं हो सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेट बिग ब्रदरली एटीट्यूड था, जिसके कारण जो P2P कनेक्ट है वो काफ़ी ख़राब हो गया था। जो रिलेशन है इंडिया के और नेपाल के लोगों के बीच में वो ख़राब हो गए थे। पहले एक दूसरे के बारे में काफ़ी पॉजिटिव थे, लेकिन नेपाल के लोग कहीं ना कहीं इंडिया को ज़िम्मेदार समझने लगे थे उनकी प्रॉब्लम्स का। जो 2015 में ब्लॉकेड हुआ था, उसके बाद रिलेशन नॉर्मलाइज होने में बहुत टाइम लग गया। और याद रखिए, अगर P2P कनेक्ट ख़राब होता है तो इसके जो इम्पैक्ट हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि इंडिया अफ़गानिस्तान है, इनके जो P2P कनेक्ट है वो बहुत तगड़ा है। तालिबान गवर्नमेंट आ गई है, तब भी जो है हमारा प्यार इनके लिए कम नहीं हो रहा, उनका प्यार हमारे लिए कम नहीं हो रहा है। राशिद खान सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला क्रिकेटर है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या होती है, P2P बहुत हेल्प करती है फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन अगर P2P कनेक्ट, पीपल टू पीपल कनेक्ट अगर ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और लॉन्ग टर्म में जो है हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो इंडिया का जो बिग ब्रदरली एटीट्यूड है उस पर सवाल उठते हैं। ये एटीट्यूड हमें रिसेंटली देखने को मिल रहा है। खासकर इंडिया जो है अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ है, छोटी कंट्री है, उनके तरफ ये एटीट्यूड बहुत ज़्यादा शो कर रहा है। ऐसा जो है सवाल उठता है, ये मेरा मत नहीं है, ये सवाल उठते हैं। दूसरा क्या है, रिलेशनशिप डिपेंड ऑन प्रो इंडियन रिजीम। इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो प्रो इंडियन रिजीम के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब आप एग्जांपल देख सकते हैं, और एक कंट्री नहीं है, लगभग सारी कंट्री के साथ ऐसा हो रहा है। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की श्रीलंका, राजापक्षे आ गया प्रो चाइना, इसके पहले वाला था प्रो इंडिया। बांग्लादेश अभी लकीली जो है शेख हसीना की गवर्नमेंट बन गई है, अगर दूसरी गवर्नमेंट बनती बांग्लादेश से भी रिलेशन ख़राब होने वाले थे। नेपाल का हमने पता ही है, 2015 में ब्लॉकेड हुआ था, उस समय जो कम्युनिस्ट आए थे वो एंटी थे। अभी मालदीव्स की बात कर लो, मालदीव्स के साथ चल ही रहा है। पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं नहीं, सिर्फ एक भूटान है जिससे हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। बाकी सारी कंट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रिजीम के ऊपर डिपेंड कर रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे, क्योंकि रिजीम बदल जाने से अगर रिलेशन इतने ख़राब हो जाएं तो सवाल उठाना लाजमी है। जैसे बड़ी बड़ी सुपर पावर हैं, US ले लीजिए, उनके रिलेशन भी ख़राब होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने लो लेवल पर नहीं आते। तो अगर आपको सुपर पावर बनना है तो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो रिजीम के ऊपर तो डिपेंड नहीं करनी चाहिए, आपके रिलेशन रिजीम के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो ये सवाल भी उठना लाजमी है। एक और सवाल उठता है लीडर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना। तो कहीं ना कहीं इंडिया एज अ लीडर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे सवाल उठ रहे हैं। ऑब्वियसली आप जो है ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहते हो, आपकी एस्पिरेशन सुपर पावर बनने की है, और अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्री के लीडर नहीं बन पा रहे हो तो फिर आप ये सारी चीज़ें एस्पिरेशन करना गलत है। कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले
अपने जो रीजन है, आपके रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है, अपने बैकयार्ड पे उस पे फोकस करने की ज़रूरत है। वहाँ अपनी जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों पे भी सवाल उठते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाइपर नेशनलिज्म कंस्ट्रेन द डिप्लोमेटिक ऑप्शन। ये जो हाइपर नेशनलिज्म है ये पहले भी जो है इंडिया के रिलेशन और ऑप्शन डिप्लोमेट के उसको काफ़ी कंस्ट्रेन कर चुका है ना। कई बार मीडिया डिबेट में इस तरीके की चीज़ें की जाती है जिससे एक गलत मैसेज जाता है दूसरी कंट्री को और फिर रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। और सोशल मीडिया का जो रीसेंट बायकॉट है दोनों तरफ से, इंडिया की गलती नहीं है, मालदीव्स की गलती नहीं है, दोनों की गलती है। दोनों तरफ ये हाइपर नेशनलिज्म बहुत ख़तरनाक है। मालदीव्स के लोग भी जो है इस तरीके से कर रहे हैं, लोगों इंडिया को बायकॉट करने की बात की जा रही है, एंटी इंडिया स्टैंड देखने को मिल रहा है और इंडिया का स्टैंड भी एकदम जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ भाई तुम कर रहे हो तो हम भी करेंगे। लेकिन ये जो हाइपर नेशनलिज्म है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। रमेश जिसके अकाउंट में 5,000 रुपये हैं, जो मालदीव्स पूरी ज़िंदगी में नहीं जा सकता, लेकिन रीट्वीट कर रहा है कि मालदीव्स को बाइकआउट करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें नुकसान करती है। क्यों करती है? क्योंकि P2P कनेक्ट ख़राब हो रहा है ना। ये रिलेशन तो इंडिया के गवर्नमेंट लेवल पर तुरंत सुधर जाएंगे, लेकिन P2P रिलेशन अगर एक बार ख़राब हो गए तो फिर वो सुधरना इतना आसान नहीं है ना। बाइकआउट क्या कर रहे हैं? टूरिज़्म को बाइकआउट करो, इंडिया से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है, तो हम कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि बेटा तुम देख लो, है ना, अगर तुम हमारे साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहोगे तो तुमको इकोनॉमिकली हम बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। तो पहली बात तो ये कि सिर्फ इंडिया से जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल मानता हूँ कि काफ़ी जो है रेवेन्यू कमाते हैं इंडिया से, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी कोई कंट्री से जाता नहीं। चाइना से बहुत लोग मालदीव जा रहे हैं, अरे पूरी दुनिया से अब बहुत सारे लोग जो है मालदीव जा रहे हैं। तो जो वैक्यूम होगा कोई ना कोई भर ही देगा। ठीक है, तो ये बुली करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा हमें दिख नहीं रहा है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में ज़रूर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा मुश्किल है इसके बेनिफिट को गिनाना। और ये हाइपर नेशनलिज्म के कारण है, ये P2P कनेक्ट खराब होने के कारण है। इसलिए सोशल मीडिया बाइकआउट से बचें अननेसेसरली। वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, वैसे भी तुम जाने नहीं वाले थे, लक्षद्वीप भी नहीं जा पाओगे, है ना, वहाँ पर भी फ़्लाइट का खर्चा बहुत है, पर ट्वीट करना है। तो ये सारी चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है, 5 साल बाद रिजीम चेंज हो जाएगी, तब फिर मालदीव्स इन ये ट्रेंड चलेगा। मतलब अभी नहीं जा सकते, 5 साल वेट करो और पैसा इकट्ठा कर लो। अगर तुम्हें जाना है तो 5 साल का इंतज़ार करो, जब सरकार बदलेगी तब घूमने जाना। और इन केस अगर आप चले गए हो तो फ़ोटोज़ 5 साल बाद ही डालें। तो यार ये चीज़ें ना बहुत ही सुनने में ही कितनी अजीब लग रही है, तो ये चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो सवाल उठता है वो है, इंडिया कहीं ना कहीं चाइना को डील करने में फेल हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। मालदीव्स की जो लोकेशन है बहुत स्ट्रेटेजिक है और चाइना कार्ड दिखा दिखा के ये जितने भी छोटी कंट्रीज़ हैं इंडिया को परेशान तो कर ही रहे हैं, लेकिन चाइना इनको इन्फ्लुएंस करने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा है और इंडिया जो है ये चीज़ें नहीं कर पा रहा है, चाइना से डील नहीं कर पा रहा है इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में। तो ये भी एक सवाल उठता है और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर इस बेसिकली पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा बड़े सवाल उठाए जा सकते हैं। तो ये सवाल उठाए जाने चाहिए। अब दोनों कंट्री को बेसिकली, खासकर जो है मालदीव्स को, अपना जो स्टांस है उसको थोड़ा शांत करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा ठंडा रखना चाहिए और इंडिया के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इंडिया का हमेशा से अनकंडीशनल सपोर्ट रहा है मालदीव्स को, चाहे वो वैक्सीन वाला टाइम हो, इंडिया ने तुरंत जो है वैक्सीन, फर्स्ट कंट्री थी जिसको वैक्सीन पहुँचाई थी इंडिया ने, वो मालदीव्स ही थी। यहाँ अपने देश वालों को नहीं दे रहे हैं और तुम लोगों को दे रहे हैं, उसके बावजूद भी तुमको लग रहा है कि है ना इंडिया के अगेंस्ट जाके तुम्हारा हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है मालदीव्स को भी, और इंडिया को भी जो है अपना बिग ब्रदरली एटीट्यूड को छोड़ने की ज़रूरत है। और ख़ासकर रमेश सुरेश जो ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में उनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनके ऑप्शन कंस्ट्रेंड हो रहे हैं अगर वो इस तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोनों तरफ के लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो ये बेसिक नेक्स्ट आर्टिकल है अंडरस्टैंडिंग द ईयूज़ कार्बन बॉर्डर टैक्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के जितने भी आंसर होंगे उसमें आप ये टैक्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं कि इस टैक्स को, ऐसे टैक्स को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ठीक है, इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अपने आंसर में आप लिख सकते हो कि ऐसे टैक्सेस पूरे देश में, पूरी दुनिया में लगाने की ज़रूरत है। वो समझ में आ जाएगा क्यों है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो पूछा जा सकता है आपको, बिल्कुल 100% पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अच्छे से तैयार करो। क्या है? CBAM,
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, ये टैक्स लगाया जा रहा है। कार्बन बॉर्डर टैक्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है? ईयू के द्वारा। तो जब भी CBAM आए अपने को आंसर क्या दिखना चाहिए? यूरोपियन यूनियन। कौन लगा रहा है ये टैक्स? यूरोपियन यूनियन। ऐसा क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आ सकता है 1-2 साल बाद, अभी भी पूछा जा सकता है। इतना आसान क्वेश्चन पूछ ले तो क्या ही बात है, पर अपने को तैयार रहना है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है ईयू के द्वारा ये टैक्स लगाया जा रहा है। इंडिया बड़ा चिंतित है इससे। क्यों चिंतित है इसको समझेंगे। ईयू क्या कह रही है, जो यूरोपियन यूनियन है उनका कहना क्या है कि देखो यार, तुम लोग जो अपने प्रोडक्ट बनाते हो उसमें एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, और एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड का बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और हमारे यहाँ जो रेगुलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चर हैं उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें कंप्लाई करना पड़ता है एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड से, और उसके कारण जो प्रोडक्ट बनता है उसकी कॉस्ट रिलेटिवली हाई होती है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, चाइना है, इंडिया है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पर एनवायरमेंट स्टैंडर्ड बिल्कुल ध्यान नहीं दिए जाते, तो कॉस्ट कंप्लायंस कॉस्ट कम होती है, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसकी कॉस्ट ओवरऑल कम होती है, और फिर ये प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में एंटर करते हैं, और हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण वो बिकते नहीं हैं इंडिया और चाइना और बाकी लो डेवलपिंग कंट्रीज़ के, या बाकी कंट्रीज़ के क्या होते हैं, प्रोडक्ट बिकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स वो मेंटेन नहीं करते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ऐसे प्रोडक्ट जो कि कार्बन इंटेंसिव हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, उन प्रोडक्ट के ऊपर एक नया टैक्स लगाएंगे, ठीक है। उसको क्या कहा जा रहा है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। जो बॉर्डर है उसी पे हम एक एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो कार्बन इंटेंसिव ग्रीन हाउस गैस एमिशन करने वाला प्रोडक्ट है। आपके स्टैंडर्ड अगर बिल्कुल सेम नहीं है ईयू से तो ये टैक्स लगाया जाएगा, अगर आपके स्टैंडर्ड लैग्स हैं तो ये टैक्स लगाया जाएगा। और ये टैक्स इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न की बात है। ऑब्वियसली इंडिया में जो स्टैंडर्ड है एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स वो अच्छे नहीं है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा जो है ईयू में एक्सपोर्ट करता है, स्टील वगैरह, ठीक, आयरन वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है, और एनवायरमेंट स्टैंडर्ड नहीं है। अगर टैक्स लगाना चालू कर दिए तो इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं एक्सपोर्ट वाले प्रोडक्ट की, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी तो इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इंडिया को बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये जो CBAM है ये इंडिया के लिए काफ़ी कंसर्निंग है। इतना तो आपको चीज़ें समझ में आ गई है। अब इसका रैशनली समझते हैं। इसे 2 फेज़ में इंप्लीमेंट किया जाएगा। पहला फ़ेज़ 1 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ है। जो सेकंड फ़ेज़ है 2026 में शुरू होगा। ये पायलट फ़ेज़ है, और फिर जो डेफिनेटिव फ़ेज़ है वो 2026 में शुरू होगा। जो इसका रैशनल है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पहला रैशनल यू क्या दे रहा है कि भाई हमें जो है टारगेट अचीव करना है, किसका? 55% रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2030, और इसलिए हम CBAM को फॉलो कर रहे हैं। हम अगर ये टैक्स लगाएंगे तो हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट आ भी रहे हैं वो भी क्या होने चाहिए? कम पॉल्यूशन वाले प्रोडक्ट होना चाहिए, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाले प्रोडक्ट होना चाहिए। और ये इनका टारगेट है 55% रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2030 कंपेयर टू 1990 लेवल। यूरोपियन ग्रीन डील के अंदर ये टारगेट किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे पूछा जाएगा, रिसेंटली ग्रीन डील इज़ इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, हाँ बिल्कुल आ सकता है। आसान क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको अगर पता नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा, वन लाइनर है। तो यूरोपियन ग्रीन डील के अंदर ये टारगेट किया था, उसी को अचीव करने के लिए CBAM को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो पहला जो लॉजिक दिया जा रहा है, रैशनली दिया जा रहा है CBAM के लिए, वो क्या है? हमें ग्रीन हाउस एमिशन जो है उसको कम करना है, हमारे टारगेट को अचीव करना है। और दूसरा उनका क्या है रीज़न? दूसरा ये है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इंडिया से जो जहाँ पर एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होते, वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो उनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, और वो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके लिए ख़तरा है। इसलिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? उन पे बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाने की ज़रूरत है। तो ये इनका जो है क्या है, दूसरा लॉजिक है। ये कैसे काम करेगा? जैसे कि ईयू का एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम काम करता है, जहाँ पर कैप लगा दिया जाता है अमाउंट में, ठीक। मान लीजिए स्टील है, वो इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें जितना भी कार्बन एमिशन होगा वो डिसाइड करेंगे कि आप जो है 100 किलो स्टील में आप 100 इक्विवेलेंट कार्बन एमिशन कर सकते हैं, है ना, मिलियन होगा,
मिलियन टन इक्विवेलेंट कार्बन एमिशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 80 किया तो आपका 20 बच गया, ये 20 आप किसी और को बेच सकते हैं मार्केट में, ठीक है, एज अ सर्टिफिकेट CBAM। और मान लीजिए किसी ने 120 कर दिया तो उसने 20 एक्स्ट्रा जो है क्या किया है, कार्बन CO2 एमिशन किया है, तो उसको खरीदना पड़ेगा ये सर्टिफिकेट, CBAM का सर्टिफिकेट 20 यूनिट के लिए खरीदना पड़ेगा। और अगर 20 यूनिट के लिए वो खरीदेगा तो ऑब्वियस है कि जो उसका प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। तो जो स्टील होगा ये 20 यूनिट खरीदने के बाद जो पहले कॉस्ट थी उस कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, और कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी तो ये मार्केट में कम बिकेगा। तो इंडिया के जितने प्रोडक्ट होंगे उनको जो है ये खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदना पड़ेगा? जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म है, जो सर्टिफिकेट्स हैं इनके, ये खरीदना पड़ेगा। अब मुद्दा क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से जो है ये कार्बन कंटेंट को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें तो जो कार्बन कंटेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो EU ETS मैकेनिज़्म में दिया हुआ है, और अगर बाकी जुरिस्डिक्शन में देखें तो वहाँ पर अलग अलग तरीके से ये कार्बन कंटेंट कैलकुलेट किया जाता है ना, कि CO2 कंटेंट कितना है हमारे प्रोडक्ट में, स्टील में कितना है CO2 कंटेंट, ये फॉर्मुलेशन कौन डिसाइड कर रहा है? EU। और बाकी जुरिस्डिक्शन में ये अलग है, तो प्रॉब्लम आ सकती है ना। इंडिया में अलग है, इंडिया ने बताया हमारे 70 है, और जैसे इंडिया ने बोला कि हमारा जो है 70 मिलियन टन इक्विवेलेंट है इसमें कार्बन कंटेंट, फॉर एग्जांपल। ठीक, तो इतना जो है क्या कहा इंडिया ने, और उनने कैलकुलेट किया तो 100 आ गया या 120 आ गया, तो फिर तो गलत हो जाएगा, है ना। अपन यहाँ 70 बोल रहे हैं और वहाँ 120 हो रहा है। तो जो सबसे बड़ा इश्यू आएगा वो है फार्मूला का, कि कार्बन कंटेंट कैसे निकाला जाए प्रोडक्ट में, और उसी कार्बन कंटेंट से ही तो हम एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म जो है, जो टैक्स है वो लगाएंगे। समझ में आ रही चीज़ें? तो एक सबसे बड़ा इशू ये होने वाला है। दूसरा क्या है, इंडिया ने भी जो है अपना कार्बन ट्रेडिंग जो मैकेनिज़्म है शुरू कर दी 2022 में, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का इसमें अमेंडमेंट लाया गया था, जिसमें इंडिया ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम CCTS को शुरू किया। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। CCTS आपको पूछा जा सकता है, लेकिन अभी ये बहुत इन्फेंट स्टेज पे है, जुवेनाइल स्टेज पे है, अभी प्रॉपरली ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है अभी तक के रूल्स रेगुलेशन नहीं है लाए हैं, और कार्बन वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा इस पे भी अभी तक कुछ भी रूल्स नहीं आए, है ना। तो इंडिया के लिए वाइस क्या होगा कि EU में जैसे कार्बन वैल्यूएशन किया जा रहा है वैसे ही करो, क्योंकि आपका सारा एक्सपोर्ट तो वहीं जा रहा है। तो देखते हैं कौन सी अप्रोच रहेगी इंडिया की, वेट एंड वॉच रहेगा, लेकिन इससे नुकसान बहुत होगा। क्या, कितना नुकसान होगा? अगर देखें एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया टॉप 8 कंट्रीज़ में है जिसको CBAM से बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। इंडिया का 27% जो एक्सपोर्ट है आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम का, लगभग $8.2 बिलियन का वो EU जाता है। और अगर ये चीज़ें होती हैं CBAM, तो ये बहुत ज़्यादा जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ने के चांसेस हैं। इंडिया कैसे डील कर सकता है ये समझ लेते हैं। पहले तो इंडिया डायरेक्टली जो है CBAM को चैलेंज कर सकता है, कह सकता है कि ये कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट है ना। आपकी जो प्रैक्टिस है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट है। आप इंडिया जैसी कंट्री को वेवर दो, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो इतना ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट बनाना, लेकिन हम तो नहीं कर सकते, हम गरीब हैं, तो हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते आप। जो एमिशन की है ये आपने पॉल्यूशन किया है, आपने एमिशन बढ़ाया है, आप इंडस्ट्रियल हो गए हो, हम लोग अभी नहीं हुए हैं, और आप जो है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमें वेवर दो, हमें जो है CBAM नहीं देना। ठीक है, इंडिया पसर सकता है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्या कर सकता है इंडिया? इंडिया क्या बोल सकता है EU को कि ठीक है, जो कलेक्ट कर रहे हो टैक्स वो वापस इंडिया में इन्वेस्ट करो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में, ठीक है, ताकि कुछ फ़ायदा हो हमको। हमसे ही टैक्स ले रहे हो तो कम से कम वो इंडिया में इन्वेस्ट करो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में, ताकि जो है इंडिया के स्टैंडर्ड भी बेहतर हो सके, है ना। इंडिया में ओवरऑल बेनिफिट मिले किसको? एनवायरनमेंट को, है ना। जीते कौन? एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है की जा सकती है, और ये ज़्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच लग रही है, और दोनों के बीच में बातचीत भी चल रही है। तो ये जो नेगोशिएशन चल रहे हैं इसे देखते रहिएगा क्या हो रहा है। इंडिया ने ऑलरेडी जो है WTO में चैलेंज कर दिया है अंडर स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविज़न। ठीक है, इंडिया ने किस में किया है चैलेंज? स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजंस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, WTO में चैलेंज कर दिया कि ये हमारे खिलाफ जो है साजिश है ना, हमारे से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेड बैरियर। और WTO ट्रेड बैरियर के अगेंस्ट में देखते हैं अब क्या रूलिंग आती है। वैसे तो इंडिया हार ही जाता है जितनी भी WTO की रूलिंग होती है, पर स्टिल वेट एंड वॉच अप्रोच रहेगी। UK को भी जो है और EU को भी ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो उनकी इंडस्ट्री है वो रिप्लेस इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि पॉल्यूशन या एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड ख़राब है, वो इसलिए हो रही है कि भाई तुम्हारे पास चीप लेबर नहीं है,
ठीक है। और तुम्हारे पास जो MNCs है वो कहीं और शिफ्ट होना चाहती है क्योंकि वहाँ चीप लेबर है, ज़्यादा बेनिफिट है, मार्केट ज़्यादा है, कंपैरेटिव एडवांटेज है बाकी कंट्रियों को। तो ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नहीं बचा सकते सिर्फ ये टैक्स लगा के, ये समझने की ज़रूरत है। यूके भी जो है 2027 में खुद की CBAM लाने वाला है 2027 से। तो इंडिया के लिए आने वाले समय में बहुत कठिन होने वाले हैं, और इंडिया को इस लिमिटेड अवेलेबल टाइम में फॉरेन पॉलिसीज़ के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू और अपने जो भी इन्फ्लुएंस हैं उसके थ्रू किसी ना किसी तरह का वेवर लेने की ज़रूरत है। और साथ ही में इंडिया में जो है स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें भी अच्छे करने की ज़रूरत है। ये हमारा आर्टिकल था, होपफुली आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। CBAM बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। हमारा लास्ट आर्टिकल है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए? क्योंकि हर ऑल्टरनेट ईयर्स में पेटेंट/GI टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2020 में पूछा गया था, 2022 में लेटेस्ट याद है क्या पूछा था? गूची मशरूम के बारे में। और 2024 वाला साल आ गया है, इसका मतलब ऑल्टरनेट ईयर है ये। तो इस बार आपको GI टैग से रिलेटेड या फिर पेटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आने वाला है तो अपन अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्या है बेसिकली आर्टिकल, समझते हैं, न्यूज़ समझते हैं। 7 प्रोडक्ट फ्रॉम उड़ीसा हैव बैक्ड द कोवर्टेड जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग विच रिकॉग्नाइज देयर एक्सक्लूसिविटी टू स्टेट। 7 उड़ीसा के प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है। इस 7 प्रोडक्ट के बारे में मतलब समझेंगे, ये आपको पूछा जा सकता है। GI टैग होता क्या है? GI टैग बेसिकली एक लोगो है ना, एक असाइन है जो कि असाइन किया जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट? जो एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन में ही होते हैं और उस लोकेशन के कारण उनमें कुछ इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है ना। फॉर एग्जांपल तिरुपति के लड्डू जो कहाँ होते हैं? तिरुपति में ही होते हैं। तिरुपति जाओगे वहाँ पे जो लड्डू मिलेंगे उसकी बात अलग है, उसका जो टेस्ट है वो अलग है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको GI टैग दे देता हूँ। तो अब कोई भी आदमी तिरुपति के बाहर भी बेचेगा और उसमें GI टैग नहीं है तो आप समझ जाओगे कि ये बेकार है, ख़राब क्वालिटी का है और ये ओरिजिनल नहीं है। लेकिन अगर वो GI टैग वाला होता है तो आप बोलोगे हाँ भाई ये सही है, इसकी कीमत भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो बेसिकली जो फ्रॉड हो रहे हैं ये सारी चीज़ें ना हो, एक्सपोर्ट बढ़े और लोगों की इनकम बढ़े। इसके अलावा कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही है ना, दोनों प्रोडक्ट को GI टैग मिलता है। तो ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो ट्रेडिशनली कुछ ट्राइबल लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन बहुत इनकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है और धीरे धीरे करके ये प्रोडक्ट जो है विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को बचाने के लिए भी GI टैग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि GI टैग मिले तो इसका एक्सपोर्ट बढ़ सके और लोगों की लाइफ में जो सस्टेनेबिलिटी है वो बढ़ सके, पॉवर्टी से बाहर आ सके, इनकम बढ़ सके। तो ये सारे क्या हैं? GI टैग के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो कौन सा एक्ट बनाया गया है जिसके अंदर जो है ये चीज़ें रेगुलेट की जाती है? जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, 1999 के अंदर ये जो एक्ट बना है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, इसका प्रोटेक्शन किया जाता है। अगर कोई गलत तरीके से जो है इससे बेच रहा है या फिर प्रोड्यूस कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसे सज़ा का प्रावधान भी दिया हुआ है। अब कौन कौन से जो है उड़ीसा के 7 प्रोडक्ट हैं यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट है कापागंडा शॉल। ठीक है, ये नाम याद रखना है आपको। ये जो कापागंडा शॉल है ये कौन बनाता है? वुमेन ऑफ डोंगरिया खोन ट्राइब। डोंगरिया खोन ट्राइब उड़ीसा की है, बहुत फेमस ट्राइब है और ये ट्राइब जो है PVTG है। ठीक है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक, तो कहीं ना कहीं हम PVTGs को सपोर्ट करने के लिए ये GI टैग दे रहे हैं। ठीक, तो ये कापागांडा शॉल की फ़ोटो देख लेते हैं। वुमेन और मैन दोनों ही इसे यूज़ कर सकते हैं। ये है शॉल की फ़ोटो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा आप इसके बारे में है ना याद तो नहीं रख पाओगे कि कैसी लाइन है कैसी नहीं है, इसकी एम्ब्रॉयडरी कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान नहीं रहेगा। पर इतना ज़रूर याद रखिए कि महिलाएं जो हैं कौन से ट्राइब की हैं? डोंगरिया खोन ट्राइब की हैं। इससे अगर आपको क्वेश्चन पूछा भी गया तो इससे आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक, दोनों ही जेंडर इसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? कोरापुत काला जीरा। ठीक है, तो कोरापुत का जो काला जीरा है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, दिस वैरायटी ऑफ राइस इज़ एज फेमस फॉर इट्स अरोमा एंड टेस्ट एज इट इज़ फॉर डिस्टिंक्टिव ब्लैक कलर। इसके अरोमा के लिए फेमस है, इसके टेस्ट के लिए फेमस है, लेकिन इसके जो काला कलर है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो काला जीरा राइस, ठीक, और एक ब्लैक राइस भी है कहीं,
ठीक है, ये भी जीआई टैग मिला था, शायद मणिपुर का है, इसे चेक कर लेना यार, है ना, इसमें कंफ्यूज है आना मत। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट में, है ना, दोनों दे दिया यहाँ पर, ब्लैक राइस किधर का है, काला जीरा राइस किधर का है, स्टेट लिख दिए, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, इस तरह का आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत समय से जो ट्राइबल हैं कोरापुत के जो फार्मर हैं, ट्राइबल फार्मर, वो ट्रेडिशनली इसको उगा रहे हैं, लगभग हज़ारों साल से जो है इसे उगाया जा रहा है और प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, लंजिया सौरा पेंटिंग। ठीक है, तो लंजिया सौरा पेंटिंग देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी है। ये जो पेंटिंग दिख रही है आपको, ये है लंजिया सौरा पेंटिंग। ठीक, अब कौन से रीजन से हैं, ऑल्सो नोन एज इडिटाल, द आर्ट फॉर्म बिलोंग्स टू लंजीरा सौरा कम्युनिटी। ठीक, जो लंजिया सौरा कम्युनिटी है उनके द्वारा ये पेंटिंग बनाई जाती है। ये जो कम्युनिटी है ये भी पीवीटीजी में आती है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। ठीक है, तो जो भी आर्ट वर्क है ना, उसके बारे में ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये पेंटिंग जो है कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है और कौन से स्टेट से रिलेटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। बाकी चीज़ें आपको याद रहने भी नहीं वाली है। ठीक, फोटो देख लो, अगर कुछ आ गया तो ध्यान रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सिमलीपाल काई चटनी मेड बाय मैनुअली ग्राइंडिंग रेड वीवर आंट्स ऑन अ सिलबट्टा। ठीक है, तो ये रेड आंट से बनी हुई चटनी है। ठीक है, रेड वीवर आंट से बनी हुई चटनी, ये जो दिख रहा है आंट, ठीक, इसको सिलबट्टे में पीस करके काई चटनी बनाई जाती है। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ये बनाई जाती है। और बेसिकली जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर ये पर्टिकुलर आंट हमें मिलते हैं। ठीक है, चटनी इज़ हाईली न्यूट्रिशियस फूड सोर्स रिच इन प्रोटीन एंड नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, कंजम्पशन इज़ बिलीव टू बूस्ट इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट डिसीज़। इसका जो कंजम्पशन है वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और डिसीज़ को होने से रोकता है। नेक्स्ट क्या है, उड़ीसा खजूरी गुड़। ठीक है, तो उड़ीसा का ये जो खजूरी गुड़ है वो भी, उसे भी जीआई टैग मिला है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से, गजपति डिस्ट्रिक्ट से। कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसे, सैप ऑफ डेट पाम से, डेट पाम से जो है हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं खजूरी गुड़। ये आपको याद रखना है, उड़ीसा का है। ठीक है, काफ़ी यूनिक कलर का होता है। ठीक है, और इसका टेस्ट भी बहुत अलग होता है, डिफरेंट फ्रॉम शुगर केन जैगरी। ब्राउन कलर का लगभग ये होता है। ठीक, यहाँ फोटो देख लो, ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ये है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नयागढ़ कांतेमुंडी ब्रिंजल। ठीक है, ये जो ब्रिंजल है ये भी बहुत फेमस है, इसमें बहुत सारे थॉर्न्स लगे होते हैं, है ना, यही जो है इस वैरायटी को इंसेक्ट से बचाते हैं। बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं, जैसे रोज़ में होता है उसी तरीके से, तो प्रिकली थॉर्न्स इसमें होते हैं और ये इसको बचाते हैं रेजिस्ट इंसेक्ट्स वगैरह से। इसमें जो है बहुत ज़्यादा सीड्स होती है, जो नॉर्मल ब्रिंजल होते हैं उससे कहीं ज़्यादा इनमें सीड्स होती हैं। शॉर्ट टाइम में ये कुक हो जाते हैं, बहुत ही कम समय लगता है इसे पकने में। नॉर्मल जो हमारे ब्रिंजल होते हैं उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसे कल्टीवेट किया जाता है, नायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सजेस्ट दैट द लोकल गॉट ब्रिंजल फ्रॉम नियर बाय हिली एरिया एंड स्टार्टेड कल्टीवेशन नियर 100 ईयर्स अगो। ठीक है, लगभग 100 साल पहले इसका कल्टीवेशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट है 7th जीआई टैग जो दिया है वो क्या है, धेन कनाल मगजी लड्डू। ठीक है, धेन कनाल मगजी लड्डू जो कि एक स्वीट मीट है जो कि बफेलो के मिल्क चीना से बनाई गई है। ठीक है, आपने सुना होगा किसके बारे में, कॉटेज चीज़ के बारे में। ठीक, जब आप दूध फाड़ते हो तो उसमें ऐसे पतले पतले जो है शुरुआत में छोटे छोटे ऐसे वो बन जाते हैं, है ना, चीज़ टाइप के बॉल्स बन जाती है। ठीक, ये वाली जब स्टेज होती है, पनीर बनने की पहले की स्टेज है, पनीर बनने आने के लिए ये इनिशियल स्टेज होती, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसके जो लड्डू बनाए जाते हैं उसको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, धेना कनाल मगजी लड्डू। ठीक है, चेना कहा जाता है, बफेलो मिल के चेना से ये लड्डू बनाए जाते हैं। और इसका ओरिजिनेशन कहाँ पर हुआ है, मंदार सादगी एरिया में, जो कि धनेकाल डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर है ये जगह। ठीक, तो बेसिकली जब आप फाड़ते हो दूध को तो छोटी छोटी बॉल्स बन जाती है और इसी को थोड़ी देर समय तक और रखोगे तो पनीर डेवलप हो जाएगा। तो ये जो चीज़ बॉल जैसी बन जाती है इसको चेना बोलते हैं। ठीक, बफेलो मिल्क से ये
बनाया जाता है और इसी से फिर लड्डू बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये लड्डू जो है काफ़ी फेमस है और इसे जीआई टैग दिया गया है। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। इसे ज़रूर रीड करना है जितने भी जीआई टैग हैं, और इसे लिख के रख लो कि कौन कौन से स्टेट से रिलेटेड है और इसकी क्या खास बात है, एक एक लाइन में, ज़्यादा नहीं। ठीक है, होपफुली सारी चीज़ें क्लियर है।